हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर स्टडी 99। इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और मोहम्मद गौरी कैसे भारत में मुस्लिम शासन को स्थापित करने में सफल होता है। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि दिल्ली सल्तनत को हम देखें तो 1206 से लेकर 1526 के बीच का जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे कई सुल्तानों ने शासन किया और इस टाइम पीरियड को हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। और यहाँ का जो प्रथम सुल्तान था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था और वास्तविक संस्थापक यहाँ का इल्तुतमिश था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। उस टाइम पे अगर हम भारत की थोड़ा पॉलिटिकल पावर देखें तो जो राजपूत थे, राजपूत उस टाइम पे सबसे शक्तिशाली थे उत्तर भारत वाले रीजन में। और सबसे शक्तिशाली उसमें चौहान थे जिनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस वाले रीजन में ये रूल कर रहे थे। और इसके अलावा इस वाले रीजन में आप देखेंगे ये कन्नौज है। कन्नौज भी एक दूसरा शक्तिशाली राज्य था, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली था वो उस टाइम पे चौहान था। तो अब हम मोहम्मद गौरी को देखते हैं कि मोहम्मद गौरी कौन था। तो जो मोहम्मद गौरी था उसका दिल्ली सल्तनत की स्थापना में एक अहम योगदान था, क्योंकि वही सबसे पहले अफगान से आया था और भारत में उसने अपना विस्तार किया इस प्रकार से। तो जो मोहम्मद गौरी था उसका वास्तविक नाम शहाबुद्दीन था और जो शहाबुद्दीन था वो गयासुद्दीन का छोटा भाई था। अब देखते हैं कि गयासुद्दीन कौन था। जो गयासुद्दीन था वो गौर का शासक था जो 1163 में सिंहासन पर बैठता है। गयासुद्दीन 1163 में गौर के सिंहासन पर बैठता है। अगर गौर को हम देखें तो अफगानिस्तान का एक छोटा सा राज्य गौर है, गौर था उस टाइम पे, वहीं का ये शासक गयासुद्दीन था और उसका जो छोटा भाई था वो था मोहम्मद गौरी। और जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी 1173 में गजनी की गद्दी पर बैठता है। अब वो भी एक शासक बन जाता है। 1173 में वो गजनी की गद्दी पर बैठ जाता है। और जब वो गजनी की गद्दी पर बैठ जाता है तो वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसके लिए वो भारत को चुनता है। वो भारत की ओर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है, भारत में अपना साम्राज्य वो फैलाना चाहता था। इसके लिए वो 1175 से लेकर 1206 तक भारत पर बार बार आक्रमण करता रहता है और मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहता है। तो इसको हम देखते हैं कि आखिर वो कैसे सफल होता है भारत में मुस्लिम शासन को स्थापित करने के लिए। तो जो उसका पहला आक्रमण था वो 1175 में मुल्तान पर था। ये देखेंगे आप, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है मुल्तान। इसी वाले क्षेत्र में वो अपना पहला आक्रमण करता है मुल्तान में। और जब वो मुल्तान को जीत लेता है, मुल्तान पर अपना शासन स्थापित कर लेता है, उसके बाद उसे भारत के राजपूतों से लड़ना आवश्यक था, क्योंकि जो राजपूत थे वो भारत में शक्तिशाली थे। तो इसीलिए उसे राजपूतों को हराना आवश्यक था, राजपूतों से लड़ना आवश्यक था, ताकि वो भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित कर सके। इसके लिए वो 1191 में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करता है। तो जो तराइन का पहला युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में लड़ा जाता है। इस युद्ध में जो जयचंद था, जयचंद कन्नौज का शासक था, वो इस युद्ध में अपने आप को पृथक रखता है, क्योंकि वो उसकी और पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी थी आपस में। और वो दुश्मनी इस बात लेकर थी कि जो जयचंद्र की जो पुत्री थी उसका नाम था संयोगिता, और जो संयोगिता थी वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। इसके लिए जो पृथ्वीराज चौहान था वो संयोगिता का अपहरण कर लेता है और उनसे शादी कर लेता है। तो इसी बात से दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाती है जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इसीलिए कन्नौज का शासक जो जयचंद्र था वो स्वयं को इस युद्ध से पृथक रखता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि जो मोहम्मद गौरी था वो पराजित हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीत जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर उसका स्वामी भक्त खिलजी उसे मैदान से ना ले जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। किसकी? मोहम्मद गौरी की। उसका एक स्वामी भक्त था खिलजी, वो उसे मैदान से ले जाता है और उसकी जान बचा लेता है। और जो ये बैटल है, ये बैटल यानी कि जो ये युद्ध है, ये तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाते हैं और जो पृथ्वीराज चौहान थे वो जीत जाते हैं।
लेकिन इस युद्ध के बाद क्या होता है कि जो मोहम्मद गौरी थे, गौरी कमज़ोर पड़ने की बजाय अधिक मजबूत बन जाता है। वो पृथ्वीराज चौहान से प्रतिशोध लेना चाहता था, इसीलिए वो अगले वर्ष यानी कि 1192 में आता है और 1,20,000 सैनिक लेकर पृथ्वीराज चौहान पर अटैक कर देता है। और इस युद्ध में जो मोहम्मद गौरी था वो जीत जाता है। तो जो पृथ्वीराज चौहान था वो युद्ध के मैदान से भाग जाता है और पृथ्वीराज चौहान सिरसा के पास पकड़ा जाता है। अब कुछ समय के बाद जब वो सिरसा के पास पकड़ा जाता है तो कुछ टाइम तक उसे अजमेर में शासन करने की अनुमति दी जाती है मोहम्मद गौरी के द्वारा, क्योंकि हमारे पास उस काल के कुछ ऐसे सिक्के मौजूद हैं, हमें उस टाइम के कुछ ऐसे सिक्के मिलते हैं जिसमें एक और तो डेट लिखी हुई है और पृथ्वीराज देव अंकित है और दूसरी ओर श्री मोहम्मद शाम लिखा हुआ है। तो इससे हमें इस बात का पता चलता है कि उसे यानी कि पृथ्वीराज चौहान को अजमेर पर शासन करने की अनुमति दी गई थी मोहम्मद गौरी के अधीन। तो उसके बाद क्या होता है, शीघ्र ही पृथ्वीराज को तथाकथित षड्यंत्र के आरोप में मार दिया जाता है। अब उस पर आरोप लगा दिया जाता है कि तुम षड्यंत्र कर रहे हो, तुम गौरी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहे हो, इसलिए उसे मार दिया जाता है, मृत्युदंड दे दिया जाता है। अब क्या होता है कि जो गौरी थे, गौरी वापस गजनी चला जाता है और जो यहाँ पे जो उसने अपने क्षेत्रों को जीत रखा था उसे अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के पास छोड़ देता है और खुद गजनी चला जाता है। और उस टाइम पे यानी कि जब पृथ्वीराज का जो साम्राज्य था उसे अपने अधीन लेने के बाद उस टाइम पे एक अन्य शक्तिशाली जो दूसरा राज्य था वो कन्नौज था। अब जो ऐबक था, ऐबक समझता था कि सिर्फ अजमेर पर शासन करने से ही हम यहाँ पे मतलब अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते, अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते हैं। तो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कन्नौज को पराजित करना आवश्यक था। और उस टाइम पे जो जयचंद्र था, वही जयचंद्र जिसने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था उस टाइम पे तराइन के पहले और दूसरे युद्ध में। तो जो जयचंद्र था वो तो खुशियां मना रहा था कि पृथ्वीराज चौहान हार गया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो इसका परिणाम उसे चंदावर के युद्ध में देखने को मिलता है। तो 1194 में जो गौरी था वो भारत लौटता है, 50,000 सवारों के साथ वो यमुना को पार करता है और कन्नौज की ओर बढ़ता है। और चंदावर में मोहम्मद गौरी और जो ये जयचंद्र है और जो ये जयचंद्र है इनके मध्य में लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में जो जयचंद्र थे वो जीतने ही वाले थे, यानी कि ये अच्छा युद्ध कर रहे थे उस टाइम पे, तो ये जीतने वाले थे। लेकिन अचानक से एक तीर आता है और उन पे लग जाता है, तो इससे उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी जो सेना थी वो इससे भयभीत हो जाती है, उनका जो मोरल था वो डाउन हो जाता है और उनकी सेना पराजित हो जाती है। तो कहा जाता है कि जयचंद्र लगभग जीत ही चुका था कि एक तीर लगने से मारा गया और उसकी सेना पूरी तरह पराजित हो गई। तो इस प्रकार से गौरी के अधीन अब कन्नौज का क्षेत्र भी आ गया और जो चौहान का क्षेत्र था वो भी आ गया। तो एक बड़ा क्षेत्र उसके साम्राज्य में आ गया, उसके हाथ में आ गया गौरी के। तो अब उसने कन्नौज को जीत लिया था और कन्नौज को जीतने के बाद वो बनारस की ओर बढ़ता है और बनारस में वो वहाँ पे बहुत तोड़ फोड़ करता है, मंदिरों को तोड़ता है और उनके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करता है। वो मंदिरों को तो तोड़ देता है, बहुत सारे मंदिरों को वो तोड़ देता है और उनके स्थान पर वो मस्जिदों का निर्माण करता है। फिर वह गजनी चला जाता है और वह मध्य एशिया की राजनीति में व्यस्त रहता है। इसके बाद वो गजनी चला जाता है और जो यहाँ का पूरा उसका साम्राज्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में सौंप कर वहाँ चला जाता है गजनी में। तो अब जब जो उसके जीते हुए क्षेत्र थे वो ऐबक के हाथ में आ जाते हैं, तो ऐबक अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, यानी कि गौरी के साम्राज्य का वो विस्तार करता है और वो गुजरात के शासक भीमदेव पर आक्रमण करता है और गुजरात को जीत लेता है, जो भीमदेव को हरा देता है। उसके बाद वो 1202 में बुंदेलखंड को परास्त कर देता है और महोबा पर वो कब्जा कर लेता है और उसके बाद वो कालिंजर पर अपना अधिकार कर लेता है। तो इस टाइम के बीच में जब कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात और बुंदेलखंड पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था यानी कि उसे जीत रहा था, वहाँ पे हमला कर रहा था, वहाँ पे युद्ध लड़ रहा था, तो उसी टाइम पे गौरी का एक अन्य सेनानायक, एक दूसरा सेनानायक था, उसका एक दूसरा गुलाम था, वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो वो दो पूर्वी प्रदेश बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था, यानी कि एक और
जहाँ पर ऐबक गुजरात और बुंदेलखंड में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, वहाँ पे युद्ध लड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर जो ये बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी था वो बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था। और वो 1197 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बिहार के बौद्ध अनुयायी शासक इंदुमन पर आक्रमण कर देता है और उसे परास्त कर देता है और उसे मार देता है। और उसके बाद वो वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे बिहार में, कई सारे वो बौद्ध भिक्षुओं को मार देता है। तो 1204 में गौरी की मृत्यु हो जाती है और उसका साम्राज्य 4 भागों में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने देखा कि जो गौरी था, गौरी के अधीन एक बहुत बड़ा क्षेत्र आ गया था, जो भारत का था वो गौरी के अधीन आ गया। तो लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है 1204 में, तो उसका साम्राज्य 4 भागों में बढ़ जाता है। जो इसके गुलाम थे उन्हीं के हाथों में उसका साम्राज्य जाता है। तो जो गजनी में उसका साम्राज्य था वो यलदूज के हाथों में चला जाता है। और जो सिंध और मुल्तान का जो क्षेत्र था जो उसने जीता था वो नसरुद्दीन कुबाजा के हाथों में चला जाता है। और लाहौर और दिल्ली समेत उत्तर भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में उसका साम्राज्य चला जाता है। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बख्तियार खिलजी, इसके हाथों में उसका साम्राज्य चला जाता है। तो इस प्रकार से भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होता है। और इसके बाद अब क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार करता है। तो उसको हम अगले वाले लेसन में देखेंगे, अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।